नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6th से लेकर 10th तक की, जिस बुक में थ्योरी है प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में HSC के द्वारा जितने भी साइंस के PYQ पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड है। ठीक है, हमने अभी तक की NCERT सीरीज में क्लास 6th 7th 8th की साइंस कंप्लीट कर लिया है। मैंने उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिस भाई बहन ने ना देखी हो जाकर देख लियो। ग्रुप डी में आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, ये जो क्लास है SSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल। ठीक है, ग्रुप डी में खास तौर पर 15 मार्क्स की साइंस आओगी। कोई भाई बहन जो मेरी ये कंप्लीट प्ले लिस्ट भी देख लेगा उसको मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट NCERT पढ़ के खुद मेहनत करके जब ये बुक बनाई है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। शुरू करने से पहले भाई सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है, भाई जी लगा के शेयर कर दिया करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। तो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। अब पहला पॉइंट आता है कि जो सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या, देखो सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे गीले कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, जैसे गीले कपड़े होंगे उनको हम समेट के नहीं रखते, फैला देते हैं और फिर वो जल्दी सूख जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि सतही क्षेत्र बढ़ने पर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जी, जैसे गीले कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे गीले कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। अब वाष्पीकरण के दौरान कारण शीतलता क्यों आती है, ये क्वेश्चन होता है कि जो वाष्पीकरण के दौरान है, वाष्पीकरण के दौरान की वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों आती है, ठंडक क्यों महसूस होती है हमें। देखो, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। खुले हुए बर्तन में रखे किसी द्रव में क्या होगा, निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा का पुनः प्राप्त करने के लिए, जो वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम हुई है उनको दोबारा प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फ्लोरेंस ट्यूब और नियोन बल्ब में, देखो फ्लोरेंस ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस होती है, याद रख लेना। फ्लोरेंस ट्यूब जो होती है और नियोन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर क्या होती है, नियोन गैस होती है, याद रख लेना। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस होती है। नियान गैस अथवा फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है, याद रख लेना। जो नियान गैस अथवा फ्लोरेंस ट्यूब है, इनके अंदर हीलियम गैस होती है भाई। ठीक है, प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। ठीक है, प्लाज्मा के कारण क्या होता है, सूर्य और तारों में चमक होती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो फ्लोरेंस ट्यूब और नियोन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस होती है, याद रख लेना। नियोन गैस अथवा फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है। ठीक है, प्लाज्मा के कारण, देखो ये अगला पॉइंट है। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। प्लाज्मा के कारण क्या होता है, सूर्य और जो तारे होते हैं उसमें क्या होती है, चमक होती है। अब है सत्येंद्र नाथ बोस। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बम कहा गया। ठीक है, याद रख लेना, सत्येंद्र नाथ बोस। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट थ्योरी या बम कहा गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ने कॉर्नेल अल्फ गैंग, देखो याद रख लेना, सन 2001 में अमेरिका के एरिक के कॉर्नेल अल्फ गैंग कैटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रख लेना भाई, सन 2001 में जो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिक के कॉर्नेल अल्फ गैंग कैटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। ठीक है, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे क्या कहते हैं, टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आयोडीन है वो विलेय है और अल्कोहल विलायक है। दूध एक कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, याद रख लेना, आप तो पूछ लेंगे दूध एक डैश मिश्रण है, तो याद रख लेना दूध एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल विलयन क्या है? विषमांगी मिश्रण है जैसे दूध। ठीक है, कोलाइडल विलयन क्या है? आंसर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण है जैसे दूध। ठीक है, दूध एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। ठीक है, प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, याद रख लेना। दूध को क्रीम से अलग कर सकते हैं किसके कारण? अपकेंद्रण के द्वारा। ठीक है, दूध को क्रीम से अलग कर सकते हैं अपकेंद्रण के द्वारा। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने की क्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, यह सभी कार्य अपकेंद्रण के द्वारा ही किए जाते हैं। याद रख लेना, दूध को क्रीम से अलग कर सकते हैं, दूध को क्रीम से अलग कर सकते हैं किसके कारण? अपकेंद्रण के कारण। और क्या क्या कर सकते हैं? जांच प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में जो रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की क्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में जो भीगे हुए कपड़े हैं उनसे जल निचोड़ने में, यह सभी कार्य अपकेंद्रण के द्वारा ही किए जाते हैं। याद रख लेना भाई, ये हमने पढ़ लिया है, दोबारा वही पेज रिपीट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। वायु में गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, वायु क्यों कैसा मिश्रण है? वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को परभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। याद रख लेना, वायु एक क्या है? समांगी मिश्रण है। वायु एक क्या है? समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को परभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण, समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में अशुद्ध, देखो याद रख लेना, ये यहाँ पे वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, वायु एक क्या है? समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को परभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो विधि है उसका नाम क्या है? परभाजी आसवन। ठीक है, याद रख लेना। अब है क्रिस्टलीकरण क्या है? समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक किया जा सकता है। देखो, समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक किया जा सकता है। अतः अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में क्रिस्टलीकरण की मुख्य भूमिका है। ठीक है भाई। रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था।
1661 में तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। सबसे पहले एंटोनी लॉरेंट लवाजिये द्वारा सन 1743 से लेकर 1749, ये फ्रांस के थे भाई, ठीक है, याद रख लेना। रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था 1661 में, ठीक है, याद रख लेना। रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था, तत्व शब्द का प्रयोग। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, 1661 में। फिर तत्व की परिभाषा का प्रयोग, तो तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित सबसे पहले किसने किया था, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिये ने। और कब किया था, 1743 से लेकर 1749 के बीच में, और ये कहाँ के थे, फ्रांस के, ठीक है। तो ये भाई अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल आपका जो चैप्टर है धातु और अधातु वाला वो कल करेंगे, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर था भाई। वीडियो बढ़िया लग गया है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, कमेंट करके जरूर बताया करो कि तुमने क्लास किसी लग गए। और भाई जी लगा के सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाए, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ आपके लिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।